चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 11 10th तक देख लिए ना। चैप्टर 11 बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। मानचित्र अध्ययन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 11 के बाद शुरू हो जाएगा आपदा प्रबंधन। क्या होगा उसका? आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, सो ज्योग्राफी भी खत्म। ज्योग्राफी भी साइंस तो तुम लोगों को लगभग 3 महीना पहले ख़त्म कर दिए ना। तुम लोगों को साइंस खत्म है, सोशल साइंस भी पूरा समाप्त है, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़कर। और एक तो तुम लोग का बचा हुआ है, तुम लोग का सिलेबस में है पंचायती राज एवं नगर निगम, तो वो भी पढ़ा देंगे पॉलिटी में, ठीक है ना। तो तुम लोग को ज्योग्राफी पूरा समाप्त है, सोशल साइंस से पूरा समाप्त है। हिंदी इसमें पढ़ाया गया, हिंदी व्याकरण पढ़ाया गया, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया गया है, ठीक है ना। सब सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। मेरा वीडियो सब कैसे मिलेगा? तो मेरा फोटो नजर आ रहा है, उस पर क्लिक कर, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तुम लोग को जाना है प्ले लिस्ट के ऑप्शन में। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो मेरा A to Z वीडियो मिल जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव का, VVI सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। और A to Z सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर सब का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? मानचित्र अध्ययन यानी मानचित्र को कैसे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये 9th में भी है, ठीक है। 9th में पैमाना के बारे में है। चल देख, पहले समझते हैं उच्चावास। मानचित्र अध्ययन को बोलेंगे उच्चावास प्रदर्शन। उच्चावास किसे कहते हैं? तो पहले समझते हैं उच्चावास किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। उच्चावास यानी ऊबर खाबर। कहीं तुमको ऊंचा जमीन मिलेगा, तो कहीं तुमको धंसा हुआ जमीन मिलेगा, तो कहीं समतल जमीन मिलेगा, जैसे कि बोलते हैं उच्चावास। क्या बोलते हैं? यानी जमीन जो है ना, जमीन को देखेगा, यानी जमीन बोले तो धरातल को देखेगा, धरातल को देखेगा तो तुमको कहीं क्या मिलेगा? कहीं मिलेगा तुमको पर्वत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कहीं तुमको पर्वत पहाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्वत पहाड़। और पर्वत पहाड़ क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है? कहीं पर तुम लोग को क्या मिलेगा? तो कहीं तुम लोग को पठार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पठार मिलेगा। तो कहीं तुमको घाटी मिलेगा, ठीक है ना। और कहीं तुमको मैदान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मैदान मिल जाएगा। समझ आया ना। तो इसी को बोलते हैं उच्चावास। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं उच्चावास। यानी जमीन जो है बराबर नहीं है ना, पूरा समतल नहीं है, कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं, ऊबर खाबर है। ऊबर खाबर को ही क्या बोलते हैं? उच्चावास। क्या बोलते हैं? पर्वत पहाड़ रहेगा तो इस तरह रहेगा, ऐसा उठल रहता है ना। और पठार रहेगा तो उठेगा ऊपरा उठेगा सही, लेकिन ऊपरा जाके समतल हो जाएगा। ऊपरा जाके क्या हो जाएगा? जैसे तुम लोग के घर में टेबुल होता है ना, टेबुल ऊँचा होता है लेकिन जाके समतल हो जाता है ना, वो क्या उच्चावास। क्या है? आज तुम लोग बर्थडे मनाते टोपिया पहनता है ना, वो क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत। ऊपर जाकर अगर नोकीला आ जाए तो हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? और ऊपर जाकर अगर फ्लैट हो जाए, समतल हो जाते, क्या हो जाएगा? पठार। और घाटी क्या होता है? तो दो पर्वत के बीच जो नीचे समतल जमीन होता है, दो पर्वत के बीच जो नीचे जगह होता है जो, ठीक है, उसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। समझ तो लोग आ गया ना। तो दो पर्वत के बीच जो नीचे में समतल जमीन, उसको क्या बोलते हैं? घाटी। क्या बोलते हैं? और मैदान क्या होता है? तो मैदान पूरा समतल होता है। क्या होता है? पूरा ही समतल होता है। जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पंजाब से लेके असम तक क्या फैला हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है, विशाल मैदान फैला हुआ है ना, जिसमें हम लोग को जलोढ़ मिट्टी मिलता है ना, मिलता है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। बताया थे ना। ये सब क्या उच्चावास। क्या है? समझ तो लोग आ गया? समझ तो लोग आया रे? तुम हम लोग का मुँह भी देख बराबर है कि ना? क्या धसल है? तो घाटी काम कर रहा है। किसे काम कर रहा है? तुम लोग का। अरे ढांसा रहेगा तो क्या करेगा? घाटी। क्या करेगा? अच्छा, तुम लोग को क्या होगा? घाटी। क्या हो गया? नाखा कौन चीज़? खरा है, खरा ना है। तो नाखा कौन चीज़ है? पहाड़ की काम कर रहा है। अच्छा, पठार के काम कौन कर रहा है? पठार के काम, हाँ, पठार का काम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है? उठल ही ना है, उठल है, समतल ना है। उठ के ऊपर कौन चीज़ है? फ्लैट है, समतल है ना। तो ये कर रहा है पठार के काम। क्या कर रहा है? और गाला क्या कर रहा है? मैदान के काम, समतल ना है। समझ तुम लोग आया? तो जो उच्चावास किसे कहते हैं? ए बंदर, आप समझते हो उच्चावास प्रदर्शन। तो उच्चावास प्रदर्शन किसे कहेंगे? तो देखो यहाँ पर ये सब जो जमीन में होता है, ये सब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। यानी सब जितना भी दिखेगा, पर्वत पहाड़, ठीक है ना, घाटी मैदान, ये सब जितना भी दिखेगा सब क्या है? 3 डायमेंशनल होता है। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है ना। 3 डायमेंशनल बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय मतलब 3D नहीं बोलते हैं। यानी 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, है ना। जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्या? 3 डायमेंशनल। लेकिन हम लोग पिक्चर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे या कॉपी में बनाएंगे तो समतल जगह में बनाएंगे। समतल जगह में तो लंबाई चौड़ाई दे देंगे, लेकिन ऊंचाई देने में बनेगा? नहीं देने में बनेगा। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे? उच्चावास प्रदर्शन। तो बोलेंगे क्या?
तो बोलेंगे धरातल पर स्थित, धरातल पर स्थित, धरातल पर कुछ भी हो सकता है, पर्वत, पहाड़, पठार, घाटी, मैदान, झरना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति ने 3D आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों 3 डायमेंशनल आकृति। तो धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति को समतल सतह तुम लोग के लिए क्या होगा, तो तुम लोग के लिए कॉपी हो जाएगा, पेज ना हो जाएगा, कागज ना हो जाएगा। तो समतल सतह, धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शन करना। समतल सतह पर प्रदर्शन करेंगे तो होगा द्विविमीय, क्या होगा, यानी खाली उसमें लंबाई चौड़ाई होगा, ऊंचाई कहाँ से देंगे, दे पाएंगे, अरे पन्ना तो मेरा समतल होता है ना। तो द्विविमीय होगा, द्विविमीय बोले तो 2D होगा, क्या होगा, 2 डायमेंशनल का होगा, ठीक है ना। तो समतल सतह पर धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित करना उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। समझ तुम लोग आ गया, क्या कहलाता है, उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है, ठीक है ना। तुम लोग को सब सब्जेक्ट खत्म है, जिसको देखना हो जाके देखो, मॉडल से सोल्यूशन भी दिए हैं, सब सब्जेक्ट खत्म है। मैंने फोटो पर क्लिक करना, पहले सेक्शन में जाके देखना। अब देखो उच्चावच प्रदर्शन का बहुत सारा विधि है, कई विधि पढ़ रहे हैं। उच्चावच प्रदर्शन यानी मानचित्र के अध्ययन करने के लिए तुम लोग पिक्चर किताब में मिल लेता है ना, तो उसमें भी बना होता है ना। उच्चावच प्रदर्शन का विधि, सब विधि पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग तुम लोग को 7 को विधि पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, 7 विधि पढ़ाएंगे। तो उच्चावच प्रदर्शन का विधि, उच्चावच प्रदर्शन का सबसे पहला विधि तुम लोग को जो पूछा जाता है तुम लोग का हेस्यूर विधि। क्या पूछा जाता है, हेस्यूर विधि। हेस्यूर ना पूछता है तुम लोग को डायरेक्ट पूछता है कि हेस्यूर विधि का आविष्कारक यानी हेस्यूर विधि का देने वाला, हेस्यूर विधि का प्रयोग करने वाला कौन था, लेहमान। पढ़ा है तुम लोग। और जट्टी में डायरेक्ट आता है कि हेस्यूर विधि का जन्मदाता है, हेस्यूर विधि का आविष्कारक कौन है, लेहमान कौन है। अरे यहाँ पर जब भी उच्चावच प्रदर्शन करेंगे ना, तो उच्चावच प्रदर्शन करने में चित्र नहीं बनाते हैं, बल्कि संकेत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं। नहीं कि हमको बनाना है, मान लो माउंट एवरेस्ट बना देंगे 8,848 मीटर ऊंचा बना देंगे, उतना नहीं। संकेत का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, अरे कॉपी तनिक नहीं होता है, उसमें पूरा दुनिया कटाना है, तो संकेत का प्रयोग करेंगे, समझ ना। तो संकेत नहीं बनाते, चित्र नहीं बनाते, चित्र क्या बनाते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं। समझ तो लोग आ गया। पूछेगा मानचित्र अध्ययन में यानी उच्चावच प्रदर्शन में चित्र का प्रयोग करते हैं कि नहीं, संकेत का प्रयोग करते हैं। संकेत का प्रयोग जैसे तुम लोग का ही पढ़ाएंगे स्तर रंजन विधि, तो बताएंगे पानी जहाँ रहेगा वहाँ पर नीला रंग दे तो नीला रंग संकेत हो जाएगा पानी का, बताएंगे ना। जहाँ बर्फ रहेगा वहाँ सफ़ेद रंग दे तो सफ़ेद रंग जो होगा प्रदर्शन हो जाएगा किसका, बर्फ का। समझ तो लोग आ गया ना। तो संकेत का प्रयोग करते हैं। तेहस्सूर विधि के बारे में पहले याद रखना, तेहस्सूर विधि तो लिखना इस विधि का जन्मदाता यानी जो आविष्कार किया, जो पहले बताया था, ठीक है ना। जन्मदाता यानी आविष्कारक यानी पहले बताने वाले यानी समझाने वाले। इस विधि का जन्मदाता ऑस्ट्रिया कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया में रहा है। अरे गधा, ऑस्ट्रिया के चांसलर यहाँ ना है, गधा यहाँ पढ़ा देंगे फटिए जाएंगे। वो तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक जो काल था उसे कहते हैं मेटरनिक युग। पढ़ा था तुम लोग, जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था, तो वो नहीं बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला देश सही है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक सैन्य अधिकारी था। ऑस्ट्रेलिया कौन महादेश में है, कौन महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाला आता है क्रिकेट खेलने आता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्रिकेट खेलने आता है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है ना, T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलेगा, तो तुम भारत के नीचे हिंद महासागर में, भारत के नीचे तुमको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है, ये यूरोप महाद्वीप में है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक सैन्य अधिकारी, ऑस्ट्रेलिया का एक सैन्य अधिकारी यानी एक सेना का अधिकारी था। तो इस विधि का जन्मदाता ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अधिकारी लेहमान है। कौन है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। लेहमान है, कौन है, लेहमान है, याद रहेगा अरे पहलवान लेहमान याद रहेगा, पहलवान याद रखना, तो लेहमान याद रहेगा, नहीं रहेगा। हेस्सूर विधि का आविष्कारक कौन है, पहलवान की लेहमान, तो लेहमान कौन है,
लेहमान, ठीक है ना। इसमें इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में जो है ना, देख यहाँ पर इस विधि में अगर तीव्र ढाल को दिखाना है, तीव्र ढाल में तो समझ रहा है, सराख से नम सरक जाए, समझ रहा है ना। ऐसा तुम लोग ससरने वाला होता है ना, ससरने वाला एकदम खड़ा है तो हो गया तीव्र ढाल, ससरने वाला अगर ऐसे है तो है मंद ढाल, क्या है समझ तो लोग आ गया ना। तो तीव्र ढाल को अगर दिखाना है, तीव्र ढाल और मंद ढाल को दिखाना है, ठीक है ना। मंद ढाल यानी धीरे धीरे सस लें, और तीव्र ढाल मतलब हचाक सा ससर जाए, समझ रहा है ना। तो तीव्र ढाल अगर दिखाना होगा तो लेहमान बोला था, लेहमान बोला था क्या, अगर तीव्र ढाल दिखाना है, तीव्र ढाल तो रेखा जो है ना, रेखा जो है मोटा मोटा रहेगा और नज़दीक नज़दीक रहेगा, नज़दीक नज़दीक, जितना नज़दीक अगर रेखा है तो उस रेखा को हम देख के समझ जाएंगे कि अगर रेखा है ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल है, यानी जितना ज़्यादा नज़दीक रेखा रहेगा उतना ज़्यादा तीव्र ढाल है, ठीक है ना। अगर रेखा अगर दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है तो क्या है, मंद ढाल, क्या है, तो ये हो गया तीव्र ढाल, ये हो गया मंद ढाल। तो डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि अगर रेखाएं अगर नज़दीक नज़दीक हो, ठीक है ना, नज़दीक नज़दीक हो तो वो तीव्र ढाल को दिखाता है, अगर रेखाएं दूर दूर हो तो मंद ढाल को दिखाता है। समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया रे। लेहमान को थोड़ा इधर लिख देते हैं, लेहमान, समझ तो लोग आया। यानी यहाँ पर रेखा नज़दीक नज़दीक है, यानी ये तीव्र ढाल है, क्या है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट नमक से हचाक सा होगा, ससरो यहाँ पर ससरना जाट चल जाएगा इधर, समझ आ गया ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है तीव्र ढाल, क्या है, तीव्र ढाल है, क्या है, ठीक है। यहाँ छोटिया को बैठा देते ससरेगा, चल जाएगा अचाक से ना समुद्र में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला क्या है, तो ये मंद ढाल है ना, यहाँ ससरेगा तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, और यहाँ से ससरेगा तो अचाक से नीचे चल जाएगा ना। समझ तो लोग आया। ये कौन बोला था, सूर्य लेहमान, कौन बोला था, लेहमान। समझ तो लोग आया। अगर मान लो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, सबसे ज़्यादा ढाल कहाँ पर होगा, सबसे ढाल यहाँ पर होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सटल है। फिर उससे कम ढाल यहाँ पर होगा, थोड़ा दूर हो गया ना। फिर उससे कम ढाल यहाँ पर होगा, थोड़ा रेखा यहाँ पर और दूर दूर हो गया ना। फिर उससे कम ढाल यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा और दूर दूर हो गया। तो संकेत का प्रयोग कर रहा है। ये चित्र उत्र नहीं बनाए, तो चित्र हम बनाने के लिए समझा दिया कि संकेत तो यही है ना, संकेत तो यही है ना। समझ तुम लोग आ गया, आया तुम लोग को समझ है। तो हैसुर विधि समझ गए तुम लोग, हैसुर विधि में कोई दिक्कत है। अब समझते हैं हैसुर विधि के बाद आता है दूसरा विधि, आता है पर्वतीय छायाकरण विधि। क्या आता है, पर्वतीय छायाकरण विधि, या इसी को बोलते हैं पर्वतीय छाया विधि, या इसी को बोलेंगे पहाड़ी छायाकरण विधि। पहाड़ी छायाकरण ये उतना इंपॉर्टेंट ना है, इससे क्वेश्चन भी ना आता है, इससे फटाक से ना पढ़ के निकल रहा है। इंपॉर्टेंट तुम्हारा था ये वाला, कौन था। अब इसका प्रयोग ना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं बनेगा, ठीक है। पर्वतीय छायाकरण विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि, इसमें कल्पना किया जाता है कि जो प्रकाश आ रहा है ना, छाया कब बनेगा, जब प्रकाश आएगा तब ना। जिधर प्रकाश आएगा उधर छाया नहीं बनेगा, उसका उल्टा दिशा में क्या बनेगा, छाया बनेगा। इधर से मान लो सूर्य आ रहा है तो तुम लोग को इधर क्या, इधर धूप पड़ेगा, पीछे क्या बनेगा, छाया, क्या बनेगा। तो विपरीत दिशा में छाया बनता है। तो छाया बनने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश, क्या चाहिए। तो इसमें कल्पना किया जाता है, इसमें कल्पना किया जाता है, कल्पना क्या क्या किया जाता है, क्या कि इसमें प्रकाश जो है तुम लोग पता है कि ऊपर में होता है उत्तर, क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण, नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर होता है पूरब, यानी मेरा बायां साइड होता है पूरब, और दायां साइड क्या होता है पश्चिम, क्या होता है पश्चिम होता है, क्या होता है पश्चिम, पता है ना। कि इसमें वो पहाड़ बनाया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें कल्पना किया जाता है कि प्रकाश जो आ रहा है किधर से, तो प्रकाश आ रहा है इधर से। प्रकाश किधर से आ रहा है, प्रकाश किधर से आ रहा है, जल्दी बता दे। अरे इधर से ले रहा है, कौन दिशा से, तब पश्चिम से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है, यानी उत्तर पश्चिम से आ रहा है, उत्तर पश्चिम से। तो बता, पूछेगा तुम लोग का क्वेश्चन कि बता पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश का आने का कल्पना कौन सा दिशा से किया जाता है, तो क्या बोलना, उत्तर पश्चिम, क्या बोलना है, उत्तर पश्चिम दिशा से, ठीक है ना। इसका छाया किधर बनेगा, छाया बनेगा ये साइड, छाया इधर में बनेगा रे, छाया बनेगा इधर, छाया बनेगा इधर, और जिधर छाया बनता है उसको बोलते हैं तीव्र ढाल, क्या बोलते हैं, तीव्र ढाल। तुम लोग को इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन बस इतना बनेगा कि पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश के आने का कल्पना किधर से किया जाता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। और जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उधर तो अति छाया नहीं बनेगा, तो बनेगा उसका विपरीत दिशा में, किधर बनेगा, तो किधर बनता है,
इसमें विपरीत दिशा में किधर बनता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में छाया बनता है, छाया बनता है। समझ तो लोग आया। अगला जो विधि है इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला जो है वो है तल चिन्ह। क्या है, तल चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, तल चिन्ह। तल चिन्ह में क्या करता है पता है, तो तल चिन्ह में किसी का भी ऊंचाई, किसी का भी ऊंचाई समुद्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, समुद्र के सतह से, समुद्र का सतह ना, समुद्र के तल से, समुद्र के, ऐसे मान लो यहाँ पर क्या है बंदर, ये जमीन है और यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी क्या है भरा हुआ है, तो समुद्र का तल क्या है, समुद्र का तल ही बला हो गया। समुद्र का सतह नहीं बोलना, सतह बोलेंगे तो नीचे वाला पेंदिया होगा। तल यानी यहाँ पनिया है, तल यानी यहाँ पानी है। समझ तो लोग आ गया ना। तो तल चिन्ह में ऊंचाई कहाँ से मापते हैं, तो तल चिन्ह में किसी का भी ऊंचाई मापना, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, ठीक है ना, पठार हो, कुछ का भी ऊंचाई हो, तुम्हारा घर हो, स्टेशन हो, ठीक है ना, किसी का भी ऊंचाई हो, तुम्हारा गांव हो, शहर हो, किसी का भी ऊंचाई हो, तो तल चिन्ह में, तल चिन्ह में ऊंचाई कहाँ से मापा है, तो तल चिन्ह में, तल चिन्ह, तो लिखेंगे तल चिन्ह में, तल चिन्ह, तल चिन्ह में किसी का भी ऊंचाई, किसी का भी ऊंचाई कहाँ से मापते हैं, तो किसी का भी ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है, समुद्र तल से, समुद्र तल से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता, समुद्र तल से क्यों मापते हैं, देख समुद्र तल से मापेंगे तो मान लो कहीं से मापेंगे ऊंचाई, तो उसका ऊंचाई बढ़ घट सकता है, बढ़ घट सकता है ना, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई मापेंगे तो पूरा वर्ल्ड के लिए एक ही हो जाएगा, सब पूरा वर्ल्ड के लिए क्या होगा, तो समुद्र तल जो है ना हर जगह बराबर है। तुम लोग मान लो कि दो गड्ढा खांडे, एगो यहाँ खांडे, एगो यहाँ खांडे, एगो यहाँ खांडे, और तीनों को जोड़ दे, तीनों क्या कर जोड़ दे, अब तीनों जोड़ेगा तो मान लो किसी ने ज़्यादा पानी दे दिया ना, इसमें मान लो ज़्यादा पानी दे दिया, इसमें कम पानी, इसमें पानी ना है, और तीनों जैसे जोड़ देगा तो पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा ना, और तब तक बहते रहेगा, तब तक बहते रहेगा जब तक तीनों का तल बराबर ना हो जाए, यानी तीनों की ऊँचाई बराबर ना हो जाए, तब ना। अब अगर हम किसी एक तल से ऊंचाई माप लिए किसी का ऊंचाई, तो उससे भी इसका भी, इसके तल से भी उतना ऊंचाई होगा, इसके भी तल से क्या है उतना ऊंचाई होगा। यानी समुद्र तल से हम इसलिए मापते हैं क्योंकि समुद्र तल से कहीं से भी ऊंचाई माप लिए, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर यहाँ पर है ना, यहाँ हिंद महासागर है, तो इससे मान लो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माप लिए, कितना 8,848 मीटर माप लिए ना, 8,848 मीटर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई माप लिए हैं। किससे मापे, हिंद महासागर से मापे हैं। अब हिंद महासागर हो या दुनिया में 5 महासागर है पता है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, पता है ना, तो हिंद महासागर से मापे हैं ना। अब तुम जाए कहीं से भी मापो, प्रशांत महासागर से मापो या अटलांटिक महासागर से मापो या आर्कटिक महासागर से तल से मापो या अंटार्कटिक महासागर के तल से मापो, सबसे ऊंचाई उतने आएगा 8,848 मीटर। क्यों आएगा, क्योंकि सब समुद्र आपस में कनेक्ट है ना, है ना, तो सबका तल क्या होगा बराबर, क्या होगा, समय तो लोग आ गया। इसलिए ऊंचाई कहाँ मापा जाता है, तल चिन्ह से कहाँ मापा जाता है। तुम लोग स्टेशन के ऊपर भी जाएगा, कहीं पर जाएगा स्टेशन, तो स्टेशन के ऊपर तो वहाँ देखना इस तरह लिखल होगा, इस तरह स्टेशन में, स्टेशन में नामा लिखा रहता है जहाँ, वहीं पर इस प्रकार एक खंभा गड़ल होगा, इस प्रकार स्टेशन में नामा लिखल होगा, और उसमें साथ में निचवा भी लिख देगा कि समुद्र तल किससे ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई लिख देगा 500 मीटर या जितना ऊंचाई रहेगा उतना लिख देगा, ठीक है ना। इस तरह लिखा रहता है। स्टेशन के ऊपर जाना, देखना गौर से। अब मछौरा स्टेशन में चल जाना है, छोटा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन से लखीसराय चल जाओ या कहीं भी चल जाओ, पटना, ठीक है, दिल्ली, तो वहाँ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, बोर्ड वहाँ लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। समय तो लोग आ गया। कहीं कहीं ऊंचा जगह पर जा रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा, सीमेंट वाला इस तरह गढ़ देगा, जैसे न रहता इस तरह गढ़ देगा, और इसमें लिख देगा जो जगह का नाम है वो जगह का नाम लिख देगा, फिर लिख देगा इसमें 500, इसमें लिख देगा BM मतलब तल चिन्ह, BM मतलब, समय तो लोग आ गया ना, तो यही लिख देगा 500 BM, यानी समुद्र तल से इस स्थान का ऊंचाई कितना है, तो 500 मीटर, मीटर में लिया जाता है, ठीक है ना। और BM मतलब तल चिन्ह, BM मतलब तल चिन्ह, समय तो लोग आया, समय तो लोग आया रे, तो ये समझ गया ना। हाँ, तो इसी तरह होता है, इसका संकेत ही बना लेना, या स्टेशन के ऊपर इस तरह मिलेगा बोर्ड लगा हुआ, समझ तो लोग आ गया ना। अगर लिख दिया यहाँ पर 600 BM, यानी इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 600 मीटर, 600 मीटर, समझ तो लोग आया, समझ तो आ गया। तल चिन्ह समझ गया। तो तल चिन्ह में किसी का भी स्थान का ऊंचाई कहाँ मापते हैं, तो समुद्र से कहाँ मापते हैं, समुद्र के सतह से, समुद्र के तल से, समुद्र के तल से, समुद्र के जल के तल, यानी जो है, ठीक है ना। अगला जो है, अगला स्थानिक ऊंचाई, क्या होता है, स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई में क्या करते हैं पता है, तो स्थानिक ऊंचाई हम उसको बोलेंगे,
ठीक है ना। इसमें बोलेंगे स्पोर्ट और ऊंचाई को हाइट, स्पोर्ट हाइट, स्पोर्ट क्या एस एच यानी स्पोर्ट हाइट, स्पोर्ट। स्थानिक ऊंचाई में क्या होता है पता है? तो स्थानिक ऊंचाई को हम मापते हैं तल चिन्ह के सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से। तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे क्या? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे तल चिन्ह, क्या बोलेंगे? तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान का, किसी स्थान का मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई, मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। समझ तुम लोग आ गया? स्थानिक ऊंचाई यानी एस एच लिखल होगा, क्या लिखल होगा? ठीक है ना। इसमें लिखल होगा तल चिन्ह में लिखल रहेगा बी एम, बी एम मतलब बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, किनारा किसका? समुद्र का किनारा होता है, ठीक है ना। एम मतलब मर्चेंट की कुछ होता है, ठीक है ना। तो बी एम इसमें क्या लिखा रहेगा? एस एच, क्या लिखा रहेगा? एच एस। समझ तो लोग आ गया? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। जैसे मान लो तुम अपना यहाँ पर है, तुम्हारा घर है, ठीक है ना, और तुम अपना घर पर समुद्र तल से ऊंचाई माप लिया है, तुम्हारा घर है, तो क्या है? तुम्हारा घर है, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम्हारा जो छतवा है उसका ऊंचाई माप लिया कि हाँ इस छतवा की ऊंचाई जो है ये कितना है। तो यहाँ पे तुम अथी झंडा अगर दिया या कुछ लगा दिया, ठीक है ना, अथी टीन उनके कुछ लगा दिया, उसमें लिख दिया कितना है। तो मेरा मकान की ऊंचाई मान लो लिख दिया तुम 100 मीटर है, कितना है? यहाँ झंडा लगा दिया है, तो तुम्हारा ये क्या है? तो तुम्हारा जो ये है ये क्या है? बी एम, क्या है? क्योंकि तुम्हारा बी एम क्यों है? क्योंकि तुम मापा है, जो अपना ऊँचाई मापा है, तुम अपना जो तुम्हारा घर का ऊँचाई मापा है वो मापा है किससे? तुम मापा है समुद्र तल से, समुद्र तल से मापे है ना। लेकिन कोई दूसरा पड़ोसिया तुम्हारा घर बनाया है, ठीक है ना, बनाया है पड़ोसिया घर, कहा कि हम समुद्र से तो मापने कौन जाएगा, हम इसी से तुलना कर लेते हैं। मान लो एक मकान और ऊपर बना दिया है ना, तो कहेगा इतना तो 100 मीटर हवे करता है, इससे तुलना कर लिए, इससे तुलना कर लिए ना, तुमसे तुलना कर लिया कि इतना तो 100 मीटर हवे करता है। अगर इतना अगर मान लो 10 मीटर और है तो कितना बोल देंगे? 110 मीटर ना बोलेंगे। ये समुद्र से मापा है क्या? ना, तुमसे तुलना करके माप लिया है, तुमसे तुलना करके माप लिया है पड़ोसिया। तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे तुम्हारा स्थान, यानी तुम्हारा घरा के स्थान से तुलना करके माप लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे स्थानिक ऊंचाई यानी एस एच, क्या बोलेंगे? यानी उसका अच्छा हम लिखा रहेगा एस एच, क्या लिखा रहेगा? और तुम्हारा लिखा रहेगा बी एम, समझ आ गया ना। जो समुद्र तल से मापेंगे उसमें लिखा रहेगा बी एम यानी तल चिन्ह, ठीक है ना, तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई। और जहाँ एस एच लिखल यानी स्थानिक ऊंचाई यानी तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई। समझ तो आ गया? आया समझ रहे? अब पढ़ेंगे किस, इसके बाद पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे स्तर रंजन विधि। क्या पढ़ेंगे? स्तर रंजन विधि। और स्तर रंजन विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो मिटा रहा है इसको, चलिए यहाँ रहने दे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विधि। नेक्स्ट विधि जो है वो है स्तर रंजन विधि। क्या है? स्तर रंजन विधि। स्तर रंजन, रंजन मतलब रंगना, रंजन मतलब यानी इसमें रंग के आधार पर हम रंग के आधार पर, ये किसके आधार पर आधारित है? तो रंग के आधार पर ये आधारित है, रंग के आधार पर, ठीक है ना। इसमें रंग के आधार पर आधारित यानी इसमें रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग कैसे क्वेश्चन आ जाता है क्या? यहाँ ध्यान दे, अगर तुमको पर्वत एवं पठार दिखाना है, क्या दिखाना है? पर्वत और पठार दिखाना है, तो कौन रंग का प्रयोग करेंगे? तो करते हैं हम लोग भूरा रंग। कौन रंग प्रयोग करते हैं? भूरा रंग का प्रयोग करते हैं। अब भूरा के साथ थोड़ा थोड़ा गुलाबी रहता है, क्या रहता है? बादाम का कलर रहता है, बादाम को ऊपर फोकलबाजी होता है। अरे बदम्मा होता है, बदम्मा खाता है ना, बादाम यानी मूंगफली खाता है ना, बदम्मा तो उसका ऊपर देख रहा कलरवा किस तरह होता है? थोड़ा गुलाबी नुमा ना होता है, यानी भूरा भी होता है, यानी बादामी कलर। क्या होगा? बादामी कलर से हम इंडिकेट करते हैं पर्वत एवं पठार को, ठीक है। अगर हम लोग को इंडिकेट करना है, देखें यहाँ पर अगर रहेगा मैदान, क्या रहेगा? मैदान में तो समझ रहा है तो लोग, मैदान में तो समझ जाता है खाली खेलने वाला मैदान। मैदान में तो समतल ज़मीन। क्या होता है? मैदान मतलब होता है समतल ज़मीन। क्या होता है? समझ तो लोग आ गया ना। जैसे पंजाब से लेके कहाँ तक? असम तक क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है, फैला हुआ है। तो मैदान मतलब होता है समतल ज़मीन। हम लोग कहाँ है? मैदान में। कहाँ पर है? मैदान में। दक्षिण भारत जो है वो पठारी एरिया है, क्या है? दक्षिण भारत का ज़मीन उठा हुआ है, क्या उठा हुआ है, ठीक है ना। तो मैदान में क्या होता है? घास होता है। और घास कैसा होता है? हरा होता है। तो मैदान को दिखाते हैं हरा रंग से। किससे दिखाते हैं? हरा रंग से। पूछेगा हरा रंग से किससे दिखाते थे? बोलना मैदान। और रहेगा पानी, क्या रहेगा? जैसे तुम लोग भारत देखते हैं ना, तो भारत का निचवाला जो हिस्सा है वहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है।
इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, ठीक है ना। और ये दोनों किसका हिस्सा है, तो ये दोनों हिस्सा है हिंद महासागर का, हिंद महा। तो निचुआ में खाली पनिया भरल है, वो पनिया को अगर दिखाना है, वो पानी को अगर, तो कौन रंग का प्रयोग करेंगे, तो पानी यानी जल, पानी यानी जल को हम दिखाते हैं नीला रंग से। कैसे दिखाते हैं, नीला रंग से दिखाते हैं। और पृथ्वी पर 3/3 भाग में लगभग 71% क्या है, पानी है ना है पानी। तो पानी है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। यानी ऊपर से देखने के बाद, यानी अंतरिक्ष से देखने के बाद खाली नीले नीले दिखाई देता है, खाली पानी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सिर्फ पानी ही दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है। डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझ तुम लोग आया रे। और आकाश के रंग भी क्या होता है, नीला। क्या होता है, किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अब आएगा बर्फ, क्या आएगा, तो बर्फ तुम लोग देखा है ना कैसे होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है, तो अगर कहीं पर पिक्चर में तुम लोग को सफ़ेद रंग से रंगल है, ठीक है ना, तो समझ आना बर्फ़ को दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है, तुम लोग पिक्चर देखना, जब मानचित्र का पिक्चर देखेगा, ऑक्सफोर्ड का बुक आता है उसमें देखना, तो ऊपर में देखना खाली सफ़ेद रहेगा, नीचे में खाली उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में खाली सफ़ेद रंग से रंगल होगा। यानी वो क्या दिखा रहा है, बर्फ़ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, बर्फ़ जमल है। फिर हिमालय पर्वत जो है वो भी काफ़ी ऊंचा है, तो पर्वत पर भी क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, तो वहाँ पे ऊपर में सफ़ेद थोड़ा रहेगा, यानी बर्फ़ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, बर्फ़ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सफ़ेद रंग देख लिए हैं। अगर रहेगा तो मरुस्थल, क्या रहेगा, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत कम बारिश होता है, ठीक है ना, बहुत कम बारिश होगा, यानी बंजर जमीन रहेगा, ठीक है ना। वहाँ पर्वत को अथी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मतलब पेड़ पौधा नहीं उगेगा, उसको बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं, मरुस्थल। और मरुस्थल में क्या होता है, बालू। क्या होता है, जरूरी नहीं है कि बालू है, बालू जहाँ रहता है होता है गर्म मरुस्थल, ठीक है ना। एक होता ठंडा मरुस्थल, ठीक है। तो लद्दाख में खाली बर्फे जमल है, वहाँ पर ही पेड़ पौधा दिखाई नहीं देगा, तो वह शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल, ठीक है ना। तो मरुस्थल मतलब होता है वहाँ पर पेड़ पौधा ना होगा, पेड़ पौधा। तो मरुस्थल को हम दिखाते हैं किससे, तो मरुस्थल में ज़्यादा मिलेगा तुमको बालू। क्या मिलेगा, खाली बालुए मिलेगा। जैसे रेगिस्तान में क्या है, थार मरुस्थल है ना, राजस्थान में क्या है, थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। तो मरुस्थल को हम दिखाते हैं पीला रंग से। कैसे दिखाते हैं, बालू थोड़ा हल्का हल्का पीला नजर आता है ना, आता है, तो पीला रंग से दिखाते हैं किसको, मरुस्थल को। समझ तो लगा गया, कोई दिक्कत है, पूछेगा पर्वत पर पठार को तो भूरा रंग या बादामी रंग, मैदान को हरा रंग, पानी यानी जल को नीला रंग, बर्फ को सफ़ेद रंग, मरुस्थल को पीला रंग। हो गया। अगला विधि आता है 6 नंबर, त्रिकोणीय। क्या बोल रहा है, त्रिकोणीय स्टेशन, त्रिकोणीय। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए इसमें फटाक से निकल जाते हैं। त्रिकोणीय स्टेशन में क्या करेगा, किसी स्थान का अगर ऊंचाई माप रहा है तो 3 जगह नोट करेगा, 1 जगह 2 जगह 3 जगह। इसका भी ऊंचाई लिख देगा, इसका भी ऊंचाई लिख देगा, इसका भी ऊंचाई लिख देगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो इसका ऊंचाई लिख दिया 500, कितना लिख दिया 500 मीटर। इसका लिख दिया कितना 200 मीटर, और इसका लिख दिया 150 मीटर, लिख दिया ना। इसको मिलाएंगे तो 3 कोना ना हो जाएगा, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कोना हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं त्रिकोणीय स्टेशन। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय। इतना इम्पोर्टेंट ना है, ठीक है ना। 7वां नंबर जो आता है वो तुम्हारा है क्या, तो ये इम्पोर्टेंट है 7वां नंबर, समोच्च रेखाएं। क्या बोलते हैं, समोच्च रेखाएं या समोच्च रेखा, समोच्च रेखा, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कंटूर्स। क्या बोलते हैं, अब इंग्लिश नाम भी फेमस है, ठीक है ना। डायरेक्ट तुम लोग को कभी कभी समोच्च रेखा ना लिख के और लिख देता है कंटूर्स। क्या लिख देता है, क्या लिखता है, कंटूर्स लिख देता है। समझ आया, हाँ। तो देखिए आपको समोच्च रेखाएं क्या है पता है, तो समोच्च रेखाएं क्या है, तो एक समान। क्या बोलना है, डायरेक्ट तुम लोग को परिभाषा पूछ देगा 2 नंबर में कि समोच्च रेखाएं किसे कहा जाता है, तो बोलना है क्या, एक समान। क्या बोलना है, एक समान ऊंचाई को, एक समान ऊंचाई को, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है। समझ तो लोग आया।
तो एक समान ऊंचाई को मिलाने वाला रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। और यह जो है ना, यह मतलब डॉट डॉट में नहीं रहता, यह लगातार होता है। क्या होता है? यह सतत, सतत बोले तो लगातार होता है, सतत बोले तो यानी डॉट डॉट में नहीं देना है। क्या देना? लगातार, यानी सतत, यानी टूटा हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं देना है, लगातार होता है। क्या होता है? समझ तो लोग आ गया। अगर मान लो कि यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर लिख दिए हम क्या, यहाँ पर लिख दिए 100 मीटर, क्या लिख दिए 100 मीटर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं 300 मीटर लिख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ 200 मीटर लिख दिए हैं, यहाँ 100 मीटर लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं कितना, यहाँ मान लो 200 मीटर लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ मान लो लिख दिए हैं कितना, तो यहाँ लिख दिए 250 मीटर लिख दिए हैं, यहाँ भी 250 मीटर लिख दिए हैं। समझ तो लोग आ गया ना। यहाँ मान लो लिख दिए 100 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख दिए 300 मीटर, यहाँ लिख दिए हैं 200 मीटर। तो क्या होगा, जो एक समान ऊंचाई, तो एक समान ऊंचाई 100 मीटर ला, और कहाँ कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं है, यहाँ पर है। तो तीनों को मिलाएंगे तो ये हो गया समोच्च रेखा है। यानी एक समान ऊंचाई को मिलाने वाला रेखा क्या कहते हैं? समोच्च रेखा है। समझ तो लोग आ गया ना। अगर मान लो कि कोई भी जिला ले ले, जैसे पटना ले लेगा, तो पटना की ऊंचाई मान लो समुद्र तल से कितना है? 500 मीटर मान लो, कितना है? 500 मीटर है। तो दुनिया में जितना भी जगह 500 मीटर ऊँचा समुद्र तल से होगा, उसको मिला देंगे तो कहलाएगा समोच्च रेखाएं। समझ तो लोग आ गया ना। अगर मान लो कोई 1000 मीटर है ऊंचा, कितना है? कोई भी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? जमीन तो ऊंचे होता है, ऊंचे होता है रे। समुद्र तल से जमीन ऊंचा होता है तो नहीं बाहर होता है। अगर नीचा रहेगा तो उसमें पनिया घुस जाएगा, फिर समुद्र बन जाएगा, ना बन जाएगा। तो मान लो कोई जगह है, ठीक है ना, मान लो दिल्ली समुद्र तल से 1000 मीटर ऊँचा है, ठीक है ना। तो दुनिया में जितना भी जगह 1000 मीटर ऊँचा होगा, उसको कौन रेखा जुटल होगा? समोच्च रेखा से जुटा होता है। अब बोलेगा रेखा ने खींचल, ऐसे काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है? यानी कल्पना करता है। क्या करता है? कल्पना। उसके बाद 200 मीटर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको मिला देंगे, क्या कहलाएगा? समोच्च रेखा है। क्या कहलाएगा? समोच्च रेखा, ठीक है। 300 यहाँ पर है, यहाँ पर है, मिला देंगे, क्या हो जाएगा? समोच्च रेखा है। 200 यहाँ है, 200 यहाँ है, तो समोच्च रेखा है। समझ तो लोग आया। तो समोच्च रेखा किसे कहते हैं? तो एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखाओं को समोच्च रेखा कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। समझ तो लोग आया रे। समोच्च रेखा देखे यहाँ पर, समोच्च रेखा का पिक्चर इस तरह, मान लो यहाँ डाल, इस तरह तुम लोग को पिक्चर दिया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी ये जो है एक समान रेखा को मिले है, एक समान ऊंचाई को मिले है, ये भी एक समान ऊंचाई को मिले है, ये भी क्या है? एक समान ऊंचाई को मिलाया हुआ है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे सरल एवं सटीक, सबसे सरल एवं सटीक उच्चावच प्रदर्शन करने का सबसे सरल एवं सटीक उच्चावच प्रदर्शन करने का विधि कौन सा है? तो समोच्च विधि। क्या है? समझ तो लोग आ गया ना। समोच्च रेखा विधि। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन याद रखना कि सबसे, क्या बोलेगा? सबसे सरल, सबसे सरल, क्योंकि एगो माप लिए हैं, दुनिया में जितना भी है सबको एक साथ मिला दिए, ना मिला दिए हैं। अरे एगो माप लिया, दुनिया में जितना भी है एक बार मिला दे, तो फिर दूसरा का मापने जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तू माप लिया, ये बोला दूसरा को जाएगा, दूसरा का मापेगा, तो एक बार पूरा दुनिया वाला माप ले, जो बराबर नजर आ रहा है उसको एक रेखा से मिला दे, तो दूसरा को मापना नहीं पड़ेगा। ऐसे गूगल पर भी सर्च मारेगा तो बता देगा सब ऊंचाई कहाँ कहाँ कितना है, बता देगा ना। तो सबसे सरल एवं सटीक, सटीक मतलब समझ रहा है, मतलब ज़्यादा गड़बड़ इसमें ना होता है, यानी सटीक आंसर देता है, यानी सटीक ऊंचाई मापा जाता है, त्रुटि बहुत कम होता है। त्रुटि क्या होता है? कम। तो सबसे सरल एवं सबसे सटीक, सबसे सटीक उच्चावच प्रदर्शन करने का, उच्चावच प्रदर्शन करने का विधि समोच्च रेखा विधि है। कौन विधि है? समोच्च रेखा विधि है। समझ तुम लोग आया। तो बस इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतने था, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा आपदा प्रबंधन। क्या होगा? आपदा प्रबंधन से तुम लोग को तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता होगा, ना बनता होगा। आपदा प्रबंधन ईजी है। क्या है? आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव तो और ईजी होता है, ऑब्जेक्टिव ऐसे बन जाता है। आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ठीक मान लो कोई आपदा आ गया तो आपातकालीन समय में क्या करना चाहिए, सब पूछता है। तो जो मेन आपदा प्रबंधन में है एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बस यही बचा है। तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो 10वां जाएगा उसको भी बताओ, 9वां वाला भी बताओ, और 12 वाला भी बताओ। चल जल्दी लिख।